ऑस्ट्रिया देश के एक ट्रैवलर थे चार्ल्स वॉन ह्यूगल। 19वीं शताब्दी के पहले हाफ में इन्होंने भारत की यात्रा की थी। सन 1835-36 में ये उत्तर भारत के पंजाब और कश्मीर की यात्रा पर निकले। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रही थी और पंजाब और कश्मीर पर उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। ह्यूगल अपनी यात्रा के दौरान कश्मीर से वापस आते वक्त महाराजा रणजीत सिंह से लाहौर में जाकर उनके दरबार में मिले थे। वो अपनी हर रोज की सारी घटनाओं को एक डायरी में लिखा करते थे। दोस्तों, जब भी इतिहास की कोई घटना कालखंड के किसी छोटे से टुकड़े के साथ उसी वक्त डायरी में लिखी गई हो तो समझो वो वक्त हमारी आंखों के सामने से फ्लैशबैक की तरह निकल जाता है। चार्ल्स ह्यूगल की डायरी का वो पेज आज खोलकर आपको सुनाएंगे जिस दिन वो महाराजा रणजीत सिंह से मिले थे। उनके बीच क्या बातचीत हुई, महाराजा का व्यक्तित्व कैसा था और उन्होंने इस ऑस्ट्रियाई ट्रैवलर से क्या कुछ कहा, इस सारी घटना के बारे में आपको बताएंगे। और मुझे यकीन है कि आपको महाराजा और उस समय के जीवन के बारे में कुछ खास जानकारियां मिलेंगी। चैनल पर आप नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ह्यूगल कहते हैं कि एक लंबी कश्मीर यात्रा के दौरान काफी अरसे के बाद मुझे एक यूरोपियन आदमी के घर ठहरने का मौका मिला और मैं रात में कितने आराम से सोया इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। सुबह मैं गहरी नींद से जागा ही था कि महाराजा की ओर से एक आदमी मेरे बारे में पूछताछ करने के लिए आया। मैं जल्दी से तैयार हो गया और देखा कि खलीफा साहब वहाँ के थाने के कमांडेंट के साथ मेरे सामने खड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि महाराजा ने इस बात के लिए सॉरी बोला है कि अभी अभी सिखों के एक बहुत बड़े त्यौहार के दिन वो मेरा स्वागत नहीं कर सके क्योंकि उस दिन वो बहुत ज़्यादा बिजी थे और समारोह की वजह से उस दिन किसी व्यक्ति का स्वागत करना संभव नहीं हो सकता था। शायद ये कोई धार्मिक अवसर होगा जिसकी बात महाराजा के द्वारा यहाँ पर की गई है। आगे चार्ल्स कहते हैं कि उन्होंने यानी महाराजा रणजीत सिंह ने मुझे गिफ्ट के तौर पर एक शाही बिस्तर और फर्नीचर भेजे हैं जिनमें हाथ से बने हुए कीमती रेशमी शॉल भी शामिल है। जनरल वेंचुरा का घर कोई बहुत बड़े साइज का नहीं है लेकिन ये भारतीय ग्लोरी और यूरोपियन सुख सुविधाओं से लैस है। अंदर घुसते ही सबसे पहले कमरे की दीवारों पर महाराजा रणजीत सिंह के दरबार की एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि जनरल वेंचुरा महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी में एक फ्रेंच जनरल थे। घर के दूसरे कमरे को गिल्ट के फ्रेम वाले छोटे छोटे शीशों से सजाया गया था जिसका जबरदस्त इफेक्ट दिखाई दे रहा था। और तीसरा कमरा एक बड़ा हॉल जैसा है जो काफी चौड़ा, खुला और बेडरूम तक फैला हुआ है। घर के पीछे थोड़ी सी दूर पर ऊंचे गुंबद वाला एक मकबरा है। ये जगह जहां पर अभी हम हैं रावी नदी के ईस्ट की तरफ वाले किनारे पर पड़ती है जहां से पूरा लाहौर शहर और कब्रिस्तान साफ साफ नजर आते हैं जिनमें ढेर सारी टूटी फूटी इमारतें और कब्रें बनी हुई हैं। लाहौर के आसपास जमीन के अंदर नमक और शोरे की मात्रा बहुत ज्यादा है जो इन खंडरों की दीवारों को सफेद बनाकर खत्म कर देता है और ये ऊंचे कूड़े के ढेर जैसी दिखाई देने लगती है। जनरल वेंचुरा के घर के सामने सैनिकों की प्रैक्टिस के लिए एक चौक को साफ कर दिया गया है। यहाँ से जो ईंटें निकली उनको इस घर को बनाने में लगा दिया गया और इसके अलावा इन ईंटों को फौज के बैरक्स में भी बनाने के लिए लगाया गया है जो फिलहाल खाली है क्योंकि सेना फिलहाल पेशावर में है। शाम के वक्त जहाँ हम रह रहे थे इस घर को सजाया गया और 25 के आसपास महिला नर्तकियां मीठे संगीत के साथ हमारे सामने हाजिर हुई। आतिशबाजी और पटाखे वगैरह भी जलाए गए। इसके बाद वो लाहौर दरबार की आर्मी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह की सेना के पास बाज पक्षी होते थे यानी कि हॉक्स। उनका झंडा 3 कलर का है और जिस पर गोविंद सिंह लिखा हुआ है। एक सैनिक की 1 महीने की तनख्वाह 8 रुपये है और उसकी यूनिफॉर्म में लाल कलर का फुल बाजू वाला एक कोट है। कपड़े और खाने का खर्च सैनिकों को खुद उठाना पड़ता है। फौज की 12 महीने की तनख्वाह बकाया रखी जाती है। महाराजा का मानना है कि इससे सैनिकों को लंबे समय तक फौज के अंदर टिके रहने में मदद मिलती है। फौज के लेफ्टिनेंट जिनको जमींदार बोला जाता है उनकी 1 महीने की तनख्वाह 30 रुपये होती है। इनको अपनी यूनिफॉर्म अपनी मर्जी से पहनने की छूट होती है जिसके कारण फ्रेंच और पंजाबी ड्रेसेस का एक अद्भुत मेल देखने को मिलता है क्योंकि फ्रेंच ऑफिसर्स भी वहां उस आर्मी में हैं। जिस दिन की बात वो यहाँ कह रहे हैं वो तारीख है 13 जनवरी 1836 की। चार्ल्स कहते हैं कि सुबह सुबह 9 बजे का वक्त है। खलीफा साहब मुझे महल ले जाने के लिए पहुंचे हैं। वो अपने साथ 3 हाथियों को लेकर आए हैं और इन हाथियों के ऊपर यूरोपियन होदे लगे हुए हैं। इन होदों का साइज इतना बड़ा है कि एक आदमी पांव सीधे फैलाकर इनके अंदर बैठ सकता है।
उनके साथ लाहौर के कमांडेंट थे जो अपनी पूरी एस्कॉर्ट के साथ आए हैं। मिस्टर मैक्सन जो कि मेरे साथ थे, उनको भी इनविटेशन मिला था। हमने साउथ गेट से लाहौर शहर में प्रवेश किया। जब हम पुराने शाही महल के बाहरी लॉन में पहुंचे तो महाराजा के अधिकारी जो हमें एस्कॉर्ट कर रहे थे वो अपने घोड़ों से उतर गए और हाथी एक दूसरे बड़े दरवाजे से, जहां पर कुछ सीढ़ियां बनी हुई थी, एक गार्डन में चले गए। वहां पर संगमरमर की कई इमारतें दिखाई दे रही हैं, जिनमें से एक को मैंने ध्यान से देखा तो मुगल काल की थी और अकबर के ज़माने की लग रही थी, जिसके बाहरी हिस्से को संगमरमर के अंदर शानदार उभरी हुई फूल पत्तियों से सजाया गया है। इस गार्डन के बाईं तरफ जहांगीर की बनाई हुई जुमा मस्जिद खड़ी हुई है, जिसके 3 शानदार गुंबद थे, लेकिन इसके अंदर जाने का रास्ता दूसरी तरफ से है। महाराजा ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया है। उत्तर की तरफ से इसके मजबूत भाग को शहर की दीवार का हिस्सा बना दिया गया है और मस्जिद को एक बैरक में बदल दिया गया है। हम एक चौड़े गेट से अंदर गए जो एक छोटे चौकोर लॉन में खुलता है, जहां पर सैनिकों की एक कंपनी तैनात है। वहां पर हमने देखा कि महाराजा रणजीत सिंह एक नीची पीठ वाली छोटी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वहां की दीवारों पर सोने की नक्काशी की गई है और फर्श कश्मीरी कालीन से ढका हुआ है। मैंने अपना पैर आगे बढ़ाकर कालीन पर रखा भी नहीं था कि महाराजा उठकर मुझ तक आए और वहां दरबार के प्रवेश द्वार पर मेरा स्वागत किया। फिर मेरा हाथ पकड़कर उनकी अपनी कुर्सी के पास रखी हुई एक दूसरी कुर्सी तक लेकर गए। कुर्सी पर बैठने से पहले मैंने अपने मुंशी के हाथ से वो बैग लिया जिसमें 750 रुपये थे और उस बैग को महाराजा के सिर पर बाईं से दाईं तरफ घुमाया और उनके पास खड़े अर्दली को थमा दिया। जब भी महाराजा बीमार होते हैं तो बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए, जिनको शाही मुसीबत का एकमात्र कारण माना जाता है, ये कस्टम या प्रथा निभाई जाती है। अंग्रेज़ों में ये रिवाज है कि गिफ्ट सीधे अपने हाथों से ना देकर मुंशी के द्वारा दी जाए, लेकिन मैंने अपने हाथों से उनको गिफ्ट देने की सोची कि महाराजा इस बात से खुश होंगे और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उन्होंने यानी महाराजा ने मुझसे पूछा कि क्या आपने कभी सेना में काम किया है, तो मैंने हाँ में जवाब दिया। फिर उन्होंने हमारे ऑस्ट्रियन आर्मी और फ्रांस के साथ हमारी लड़ाइयों से रिलेटेड कुछ सवाल किए। मोहन मेरे पीछे खड़ा हुआ था, तो जब उनकी नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने उसके बारे में पूछा। तब मैंने बताया कि वो मेरा दुभाषिया यानी इंटरप्रेटर है। उन्होंने मोहन को मेरे पास नीचे बैठने के लिए कहा और पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आया है। मोहन ने बताया कि वो गोरखा है और उसके पिता फौज में सूबेदार हैं। फिर महाराजा ने मुझसे पूछा कि क्या मोहन सारी बातों को ट्रांसलेट करके आपको समझा सकता है, तो मैंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल। तो वो कहने लगे कि चलो मैं देखता हूँ कि वो ऐसा कर सकता है या नहीं। तब उन्होंने उस नौजवान की ओर देखकर कहा कि पूछकर बताओ कि मैं यानी चार्ल्स उनकी सेना के बारे में क्या सोचता हूँ और क्या खालसा सेना यूरोपियन आर्मी के साथ टक्कर ले सकती है। तब मैंने उत्तर दिया कि सिखों की तो शुरू से ही उनकी बहादुरी की प्रशंसा होती आई है और अब तो अनुशासन और बहादुरी दोनों के कॉम्बिनेशन से वो इस तरह का मुकाबला करने में सक्षम है। उन्होंने पूछा कि क्या बराबर की सेनाओं के साथ खालसा टक्कर ले सकती है। मैंने हाँ में इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आप पूरे संसार में घूम चुके हैं, कौन सा देश आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा कि मेरा अपना देश। आगे चार्ल्स कहते हैं कि महाराजा ने आगे कहा कि आपने कश्मीर को देखा है, वहाँ के बारे में आपका क्या कहना है। तो मैंने कहा कि महामारी और अकाल जैसे नेचुरल डिजास्टर्स ने वहाँ की पॉपुलेशन को काफ़ी कम कर दिया है, इतना कम कि वहाँ से रेवेन्यू बिल्कुल ही कम आता है। तो महाराजा ने बताया कि मैंने महान सिंह को, जिनके पास उस वक्त कश्मीर का चार्ज था, हुक्म दिया है कि गरीबों में पैसा बांटा जाए ताकि वो अपने भोजन और दूसरी ज़रूरत की चीज़ों को जुटा सकें। इस तरह से काफ़ी बातें महाराजा रणजीत सिंह के साथ हुई। उन्होंने कई सवाल किए और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी बातें बताईं। महाराजा के साथ में एक दूसरी कुर्सी पर ही हीरा सिंह बैठे हुए थे, जिनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 16 साल के आसपास थी। वो प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह के बेटे थे। राज्य के दूसरे सभी बड़े अधिकारी नीचे बैठे हुए थे। दरबार में मौजूद सभी सरदारों और अफसरों ने कश्मीरी ऊन से बनी हुई पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, हीरा सिंह को छोड़कर, जिन्होंने लाइट ग्रीन और पिंक कलर की सैटिन की ड्रेस पहनी हुई थी। इन सब के अलावा वहाँ पर जम्मू के राजा गुलाब सिंह के भाई सुचेत सिंह भी मौजूद थे और ज़मींदार खुशहाल सिंह भी थे, जो कुछ दिन पहले ही एक ब्राह्मण से सिख धर्म में कन्वर्ट हुए थे। ये आदमी पहले महाराजा की रसोई में खानसामा यानी कुक थे, जो वहाँ से तरक्की पाकर जमींदार के ओहदे तक पहुँचे। दोस्तों, यहाँ पर ह्यूगेल महाराजा के सबसे बड़े बेटे खड़क सिंह के बारे में लिखते हैं और कहते हैं कि उनको नज़रअंदाज किया जाता रहा है क्योंकि माना जाता है कि वो बुद्धि से थोड़े कमज़ोर हैं। उनके बेटे नौनिहाल सिंह उतने ही चालाक और तेज़ हैं, लेकिन अभी वो मुश्किल से 15 साल के ही हुए हैं। अब उसने आगे महाराजा की पर्सनैलिटी के बारे में भी लिखा है। वो कहता है कि जब वो महाराजा से मिला, यानी कि जिस वक्त की बात है,
उस वक्त उनकी उम्र 54 वर्ष के आसपास थी। बचपन में चेचक ने उनकी बाईं आंख छीन ली थी और उनके चेहरे पर भी इस बीमारी के निशान हैं। उनकी दाढ़ी पतली और सफ़ेद रंग की है जिसमें कुछ बाल काले थे। सिख परंपरा के अनुसार उनकी दाढ़ी थोड़ी से थोड़ी नीचे तक लंबी है जिसको काटा छांटा नहीं गया है। उनका सर बीमारी के कारण थोड़ा झुक गया है और ख़ासकर उनका माथा काफ़ी चौड़ा है। उनके कंधे भी काफ़ी चौड़े हैं, हालांकि उनकी कलाई और हाथ कुछ पतले दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इतने सारे कॉम्बिनेशंस को एक साथ एक ही व्यक्तित्व में मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। उनकी दाईं आंख बड़े आकार की है और भूरे रंग की है। वो लगातार इधर से उधर घूमती हुई सी महसूस होती है। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी आंख से सबको संदेह की नज़र से परखने की कोशिश कर रहे हों। वो कम से कम शब्दों में बिल्कुल सीधे सवाल पूछते हैं जिनमें कोई घुमाव फिराव नहीं है। उनकी आवाज़ पर पैरालिसिस का पूरा असर है और शब्द बड़ी मुश्किल से समझ में आते हैं। उन्होंने किसी से सवाल पूछा और सामने वाले को समझ में नहीं आया तो उनके दरबारियों में से खासकर जमींदार रैंक के ऑफिसर्स सवाल को दोहरा देते हैं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उम्मीद है कि लाहौर में आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप जो भी हुक्म करो आपको मिलेगा। यहाँ सब कुछ आपका है, महाराजा ने कहा। आर्मी की एक पूरी कंपनी दरबार में मौजूद थी। महाराजा ने पूछा कि क्या आप हमारी आर्मी के अनुशासन को देखना चाहोगे? मैंने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने खड़े होकर मेरा बायां हाथ पकड़ा और मेरे इंटरप्रेटर मोहन का दायां और दरबार के एंट्रेंस तक ले आए जहां पर फौज ने मार्च पास्ट शुरू कर दी। फ्रेंच भाषा में कमांड दी गई। फिर महाराजा ने उनकी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी मांगी। मुझे उन्होंने पूछा कि क्या आपके बादशाह की फ़ौज इसी तरह से प्रैक्टिस करती है? मैंने कहा कि सभी यूरोपियन सेनाओं के अनुशासन में एक ख़ास सिमिलैरिटी है। महाराजा ने पूछा कि क्या आपने लॉर्ड विलियम बेंटिक को देखा है? तो मैंने कहा कि जी नहीं, मेरे पहुंचने से पहले ही वो कलकत्ता से जा चुके थे। फिर वो बोले कि क्या आप मिस्टर बंस को जानते हो? तो मैंने उत्तर दिया कि मैंने उनके कामों के बारे में सुना है। फिर उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी सैनिक टुकड़ियों को प्रैक्टिस करते हुए देखना चाहोगे? तो जवाब में मैंने कहा कि योर हाइनेस, ये आपका एक बहुत बड़ा उपकार होगा। जब हम सैनिकों को दरबार के सामने मार्च करते हुए देख रहे थे तो महाराजा ने ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इंग्लैंड के आर्मी रिसोर्सेज और यूरोपियन स्टेट्स की आर्मी के बारे में कई सवाल किए जिनका मैंने मेरी जानकारी के मुताबिक जवाब दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जब मैं पंजाब को छोड़कर अपने देश के लिए रवाना होऊंगा तो अपने इंटरप्रेटर मोहन के बारे में मैंने क्या सोचा है। तो मैंने कहा कि अभी तक तो मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है, लेकिन अगर ये मेरे साथ जाना चाहेगा तो मैं इसको लेकर जा सकता हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ खुशी से जाना चाहेगा। फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि महाराजा क्या सोच रहे होंगे और फिर अगले ही पल उन्होंने कहा कि आप इसको यहाँ पर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, इसको हमारे पास भेज देना, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। फिर हम जब वापस जाकर अपनी कुर्सियों पर बैठ गई तो शायद उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा और इसीलिए पूछा कि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देते देते थक तो नहीं गया हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन मोहन के बारे में महाराजा के इशारे को मैं समझ गया था कि उनको शायद एक अच्छे दुभाषी की ज़रूरत थी और उसको यहीं पर छोड़ना है। वैसे भी मेरी यात्रा लगभग पूरी हो चुकी थी और मैंने महाराजा से इजाज़त ली और वो दरबार हॉल के दरवाजे तक मुझे छोड़ने के लिए आए।